2025 की इंडोनेशियाई हॉरर फिल्म डेमोनिक थ्रिलर अटैक। क्या आप तैयार हैं अपने सबसे बुरे डर का सामना करने के लिए? इंडोनेशिया की इस नई हॉरर फिल्म में आपको मिलेगा अदृश्य शक्तियों का खौफ, रहस्यमयी घटनाओं का सिलसिला और एक ऐसी कहानी जो आपके होश उड़ा देगी। भय और सस्पेंस से भरी इस जबरदस्त थ्रिलर में हर मोड़ पर चौंकाने वाले ट्विस्ट हैं जो आपको स्क्रीन से बांधे रखें। शॉकिंग विजुअल्स, खतरनाक साउंड इफेक्ट्स और एक ऐसा अनुभव जिसे भूलना नामुमकिन है। अगर आप सच्चे हॉरर फैन हैं तो इस फिल्म को मिस मत करना। लेकिन कहानी की शुरुआत होती है फारिस से, जो हाल ही में नेवी से रिटायर होकर घर लौटा है। जैसे ही वह घर आता है, उसकी नजर उसी पर टिक जाती है जिसका इंतजार वह महीनों से कर रहा था, उसकी पत्नी टेना। शादी को कई साल हो चुके हैं, दोनों का एक 7-8 साल का बेटा भी है। लेकिन टेना आज भी उतनी ही खूबसूरत और आकर्षक लगती है। पर कौन जानता था कि इतनी मोहक टेना किसी दुष्ट आत्मा के शिकंजे में फंस चुकी है। उस रात फारिस अपनी पत्नी के साथ अंतरंग होने की कोशिश करता है। उसने महीनों से इस पल का इंतजार किया था, लेकिन टेना सिर्फ सफेद रंग का अखबार पकड़े सोना चाहती थी। उसने बहाना बनाकर कह दिया कि उसे मासिक धर्म हो रहा है। फारिस को यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब वह बाथरूम गया तो उसकी नजर वहां रखे सैनिटरी पैड्स पर पड़ी। सभी गिनती में मौजूद थे और डस्टबिन भी पूरी तरह से साफ था। यह देखकर फारिस को एहसास हुआ कि टेना उससे झूठ बोल रही है। गुस्से में उसने टेना से पूछा कि वह अपने पत्नी होने का कर्तव्य क्यों नहीं निभा रही। टेना की बेरुखी ने फारिस को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या उसकी पत्नी का किसी और से अफेयर चल रहा है? टेना चुप रही। उसकी यह चुप्पी फारिस के लिए किसी कबूलनामे से कम नहीं थी। गुस्से से अगबूला फारिस चिल्लाने लगा कि वह उस आदमी को ढूंढकर छोड़ेगा जिसने उसकी पत्नी को उससे छीनने की हिम्मत की। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह आशिक कोई इंसान नहीं बल्कि एक दानव है। अगली सुबह जब फारिस उठा तो टेना घर से गायब थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने टेना की सबसे करीबी दोस्त मीटा खड़ी थी। मीटा ने बताया कि टेना इन दिनों एक स्क्रिप्ट लिख रही थी और इसी वजह से अक्सर घर से बाहर रहती थी। इसलिए उसने ही फारिस के बेटे को स्कूल छोड़ने की जिम्मेदारी ली थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि खुद मीटा को भी टेना के ठिकाने के बारे में कुछ पता नहीं था। वह सिर्फ इतना जानती थी कि टेना किसी होटल में ठहरी हुई थी। टेना के बारे में सिर्फ एक शख्स जानता था, वायु, जो फिल्म का डायरेक्टर था। फारिस को अब पूरा यकीन हो चुका था कि यह वायु ही उसकी पत्नी का प्रेमी है। मीटा के जाने के बाद फारिस का पड़ोसी टोनी अचानक उससे मिलने आ गया। टोनी ने उसे बताया कि टेना को एक भूतिया आत्मा ने पकड़ लिया है। वह बांधागी झोंबी के बारे में बताने लगा, एक ऐसा दुष्ट आत्मा जो मम्मी की तरह दिखता है और अगर उसने किसी को पकड़ लिया तो उसका बच पाना नामुमकिन है। लेकिन फारिस इन सब पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। वह नास्तिक था और इन अंधविश्वासों को बकवास समझता था। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि जैसे ही टोनी वहां से गया, फारिस के बेड पर रखे सफेद तकिए से अचानक एक भयानक चेहरा झलकने लगा। टोनी के जाने के बाद फारिस ने वायु का नंबर ढूंढ निकाला और उसे कॉल मिलाया। लेकिन वायु ने फारिस को उल्टा धमकी दे डाली, टेना को परेशान करना बंद कर दो। वायु की यह बात फारिस के लिए एक खुली चुनौती थी। उसे यकीन हो गया कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है। फारिस ने घर में हर जगह तलाशी ली ताकि कोई ठोस सबूत मिल सके। टेना के सामान में उसे एक होटल का पर्चा और कुछ तस्वीरें मिली। इन तस्वीरों में टेना के साथ एक मर्द काफी करीबी लग रहा था और वह कोई और नहीं बल्कि वायु था। लेकिन सिर्फ तस्वीरें ही उसके रिश्ते को साबित करने के लिए काफी नहीं थीं। इसलिए फारिस ने एक प्राइवेट डिटेक्टिव को यह सब सौंप दिया और दोनों की पूरी जांच करने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद मीटा वापस आ गई और बेटे बुद्धि को स्कूल से लेकर आई। फारिस ने मीटा से जानने की कोशिश की कि टेना उसे क्यों छोड़ रही है, लेकिन मीटा ने उसे कोई साफ जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह फारिस के करीब आ गई, उसकी जैकेट उतारी और धीरे धीरे उसकी तरफ झुकने लगी। जैसे ही दोनों एक दूसरे के करीब आने वाले थे, तभी बुद्धि वहां आ गया। फारिस राहत की सांस लेता है क्योंकि बुद्धि सिर्फ उससे नहाने में मदद मांग रहा था। लेकिन जब बुद्धि नहा रहा था, उसने अचानक डर के मारे छत की ओर इशारा किया। छत पर खून के धब्बे नजर आ रहे थे, लेकिन फारिस को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक उसी समय टेना वापस लौट आई। फारिस तुरंत उससे भिड़ गया। क्या तुम वायु से मिलने गई थी? टेना गुस्से से भड़क उठी कि उसका पति उसकी जासूसी कर रहा था।
इसी दौरान छत पर लाल धब्बे और ज्यादा गहरे हो गए। लाइटें बार बार जल बुझने लगीं और टेना का शरीर बुरी तरह कांपने लगा, जैसे कि कोई भूत उसके अंदर समा चुका हो। यह कहानी धीरे धीरे और भयानक होती जा रही थी। आखिर टेना के साथ क्या हुआ? क्या वह किसी आत्मा के शिकंजे में थी या फिर कोई और बड़ा रहस्य था? हॉरर कहानी का अगला भाग। जैसे ही कमरे की सारी लाइटें बुझ गईं, फारिस को कानों में टेना की आवाज सुनाई दी, लेकिन वह उसे कहीं भी नहीं देख सका। अचानक लाइट दोबारा जल उठी और फारिस ने देखा कि टेना जमीन पर बेसुध पड़ी थी। उसकी कोमल आवाज अब दर्द भरी चीखों में बदल चुकी थी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, वह खुद भी बेहोश होकर गिर पड़ा। होश में आते ही फारिस ने टेना को उठाकर बेड पर सुला दिया। लगातार हो रही इन अजीब घटनाओं ने उसके मन को बेचैन कर दिया था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता, उसकी नजर शीशे में पड़ी। उसे दिखा कि टेना की बाहों में रखा तकिया अचानक जिंदा हो उठा। फारिस तुरंत पलटकर देखने लगा, लेकिन तकिया सामान्य था। उसने इसे अपनी आंखों का भ्रम समझा और बिना ज्यादा सोचे लाइट बंद कर दी। लेकिन कुछ ही देर में टेना किसी अजीब सपने में खो गई। वह तकिए को कसकर जकड़ने लगी और उसमें अजीब तरीके से रगड़ने लगी। साथ ही उसके होंठों से अश्लील आवाजें निकलने लगी। फारिस घबराकर झट से लाइट ऑन करता है और गुस्से में तकिए को जमीन पर फेंक देता है। तभी अचानक फोन बजने लगता है। जैसे ही वह फोन उठाने के लिए बिस्तर से नीचे उतरा, जमीन पर पड़ा तकिया एक राक्षसी रूप में बदल गया। लेकिन इस बात से अनजान फारिस ने फोन उठाया और दूसरी तरफ से वायु की आवाज आई, मैं अभी उस होटल में पहुंचा हूं। इसका मतलब साफ था, टेना हर रात उसी से मिलने होटल जाती थी। गुस्से से पागल होकर फारिस ने टेना को झकझोरा, लेकिन वह अचानक ही गायब हो चुकी थी। उसने पूरे घर में उसे ढूंढा, लेकिन टेना कहीं नहीं थी। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि टेना होटल में वायु के पास गई है। बिना समय गंवाए वह होटल पहुंचा और जासूस से कमरे की चाबी लेकर सीधा अंदर घुस गया। लेकिन कमरे में वायु अकेला बैठा स्क्रिप्ट पढ़ रहा था। गुस्से में फारिस ने अपनी बंदूक तान दी और चिल्लाया, टेना कहाँ है? लेकिन वायु जरा भी नहीं डरा। उसने ठंडे लहजे में जवाब दिया, टेना यही है, इस स्क्रिप्ट के अंदर। फारिस को यकीन नहीं हुआ। उसने गुस्से में स्क्रिप्ट को जमीन पर दे मारा और वायु को बेरहमी से पीटा, फिर गुस्से में होटल छोड़ दिया। लेकिन जब वह घर लौटा तो उसने देखा टेना बाथटब में पड़ी थी। उसके हाथ में वही तकिया था, लेकिन इस बार उसका पूरा निचला हिस्सा खून से लथपथ था। फारिस ने घबराकर उसे उठाया और बिस्तर पर लिटा दिया। अब वह उसे धोखे के बारे में पूछ भी नहीं सका। उसने अपने बेटे बुद्धि से पूछा, माँ कब आई? बुद्धि ने मासूमियत से कहा, माँ तो घर से बाहर गई ही नहीं। यह सुनकर फारिस और ज्यादा उलझन में पड़ गया। अगर टेना हमेशा घर पर ही थी तो होटल में वह कौन थी? और कुछ देर पहले वह अचानक कहाँ चली गई थी? इसी उलझन में टेना ने अपनी आंखें खोली। वह उठी, एक लाल रंग की ड्रेस पहनी और छतरी लेकर घर से बाहर निकल गई। फिर उसने एक टैक्सी ली और सीधा उसी रहस्यमयी होटल की ओर चल पड़ी। ड्राइवर ने टेना की भड़कीली ड्रेस देखी और उसे एक कॉल गर्ल समझ लिया। जैसे ही होटल नजदीक आया, उसकी गंदी नीयत जाग उठी। उसने अचानक टेना की जांघों पर हाथ रख दिया, लेकिन जैसे ही उसने संतोष की सांस ली, उसकी नजर टेना के पास बैठे एक भयावह प्रेत पर पड़ी। डर के मारे वह भागना चाहता था, लेकिन कार के दरवाजे नहीं खुले। वह बुरी तरह चीखने लगा, लेकिन अगले ही पल एक अदृश्य ताकत ने उसे जबरदस्ती कांच पर पटकना शुरू कर दिया। उसका सिर बार बार कांच से टकराया जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। टेना निर्विकार भाव से कार से बाहर निकली। वह बारिश में नाचती हुई होटल में घुस गई। इस सब को एक जासूस दूर से देख रहा था। वह चुपचाप अपने कैमरे के साथ होटल के अंदर दाखिल हो गया, लेकिन टेना जानती थी कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने जानबूझकर मोहक आवाजें निकालनी शुरू कर दी, जिससे जासूस उसकी ओर और आकर्षित हो गया। टेना पूरी तरह से शिकार की भूमिका में थी। जासूस अपने पेशेवर नियम भूल चुका था। वह सिर्फ एक मांसल मोहक औरत के पास जाना चाहता था। टेना ने उसे होटल के कमरे में बुला लिया। जैसे ही वह अपने कपड़े उतारने लगा, बेडरूम से अजीब आवाजें आने लगी। उसने अपने कैमरे के साथ पर्दा हटाया और अगले ही पल खून की एक बौछार निकली। टेना ने अपने हाथ में पकड़ी छुरी से उसका गला काट दिया, फिर उसे बिस्तर पर पटककर बार बार चाकू घोंपा। उधर घर में सो रहे फारिस को अपने चेहरे पर गर्म तरल महसूस हुआ। जब उसने आंखें खोली तो देखा छत से खून की बूंदें टपक रही थी। उसने अपनी आंखें खोली और आखिरकार देखा कि वही खून के धब्बे छत पर थे जो पहले भी दिख चुके थे। फारिस ने इससे पहले कभी इतनी अजीब घटना नहीं देखी थी, इसलिए उसने टोनी से मदद लेने का फैसला किया। टोनी ने एक ही नजर में देख लिया
कि ये किसी दुष्ट आत्मा के आक्रमण का मामला है। उसने फारिस को भूत भगाने का तरीका बताया और तय किया कि जब टर्ना वापस आएगी तब वे इसे अंजाम देंगे। जब फारिस तैयारी कर रहा था तभी उसे टर्ना की चीजों के बीच एक वीडियो टेप मिला। जब उसने टेप चलाई तो दिखा कि यह टर्ना के थिएटर की रिहर्सल का सीन था, लेकिन इसी ने पूरी सच्चाई को उसके सामने खोल दिया। वीडियो में मीता टर्ना से कह रही थी कि वह फारिस को लंबे समय से चाहती है और अगर उसे एक रात बिताने का मौका मिले तो वह टर्ना को एक ऐसा अनुभव दे सकती है जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। टर्ना ने तुरंत मना कर दिया क्योंकि वह अपने पति के अलावा किसी और के साथ नहीं रहना चाहती थी। भले ही टर्ना ने इनकार कर दिया था, लेकिन मीता हार मानने वाली नहीं थी, इसलिए उसने टर्ना पर एक दुष्ट आत्मा को बुला दिया। जब फारिस को एहसास हुआ कि उसने अपनी पत्नी पर गलत शक किया था तो उसने सोचा कि सीधे होटल जाकर उससे माफी मांग ले, लेकिन वहां पहले से ही वायु मौजूद था और टर्ना के नए लिखे स्क्रिप्ट को पढ़ रहा था। वायु इतनी तल्लीनता से स्क्रिप्ट पढ़ रहा था कि वह रुक ही नहीं रहा था, बल्कि टर्ना पर दबाव डाल रहा था कि वह जल्द से जल्द स्क्रिप्ट पूरी करे। उसकी यह जबरदस्ती दुष्ट आत्मा को पसंद नहीं आई। अचानक कमरे की लाइट्स बुझ गईं और छत पर खून के धब्बे उभर आए। अगले ही पल वायु के सामने उल्टी लटकी हुई वह आत्मा प्रकट हो गई। वायु डर के मारे जमी हुई थी। तभी आत्मा ने टर्ना को काबू में कर लिया और टर्ना ने चाकू उठाकर वायु को मौत के घाट उतार दिया। जब फारिस होटल पहुंचा तो उसने देखा कि वायु की लाश छत से नीचे गिर रही थी। हालात की गंभीरता को समझते हुए वह तुरंत अपने पिस्टल के साथ होटल की ओर दौड़ा। जब वह लिफ्ट में घुसा तो एक बूढ़ी औरत भी उसके साथ आ गई। वह अजीब अजीब बातें कर रही थी और फिर अचानक लिफ्ट की लाइट झपकने लगी। अगले ही पल वह औरत बिना किसी निशान के गायब हो गई। इस अजीब घटना ने फारिस को और भी डरा दिया। जब वह टर्ना के कमरे में पहुंचा तो वहां बस वही तकिया पड़ा था जो उनके घर पर भी था और टर्ना बेहोश पड़ी थी। फारिस उसे घर ले आया और बाथरूम में उसके शरीर से खून साफ किया। जब वे बेडरूम में पहुंचे तो फारिस अपनी खूबसूरत पत्नी को देखकर खुद को रोक नहीं पाया। वे इतने दिनों से साथ थे, लेकिन एक बार भी अंतरंग नहीं हुए थे। लेकिन इस बार टर्ना ने न सिर्फ मना कर दिया, बल्कि चाकू उठाकर फारिस को धमकी भी दी कि वह उसे न छुए। और अपने फैसले को साबित करने के लिए उसने खुद ही अपने गले पर चाकू चला लिया। जैसे ही वह बेहोश हुई, फारिस ने फौरन उसका खून रोकने की कोशिश की और टोनी को बुलाकर भूत भगाने की प्रक्रिया शुरू की। लेकिन जैसे ही टोनी ने टर्ना की जांघ को छुआ, टर्ना अचानक जाग गई। उसकी आवाज गूंजी और अगले ही पल उसका शरीर हवा में उठा और उसने भयंकर चीखें मारनी शुरू कर दी। ठीक उसी समय मीता भी उनके बेटे को स्कूल से घर छोड़ने आई थी। फारिस ने मीता को पकड़कर पूछा कि उसने टर्ना के साथ आखिर क्या किया है। मीता ने कहा कि अगर टर्ना ठीक हो जाती है तो वह फारिस की हर बात मानने को तैयार है। फारिस ने जैसे ही मीता को अपने बाहों में लिया, दुष्ट आत्मा प्रकट हुई और मीता पर हावी हो गई। मीता की आंखें सफेद हो गईं। उसने फारिस को चाकू से घायल किया और पागलों की तरह घर से बाहर भागी। फिर वह सड़क पर किसी जानवर की तरह दौड़ने लगी और एक सुरंग में जाकर जमीन पर सिर पटकने लगी, जब तक कि उसकी जान नहीं चली गई। उसी समय टोनी, जो टर्ना की आत्मा निकालने में मदद कर रहा था, उसने अचानक अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। असल में वह पहले से ही टर्ना को पाने की चाहत रखता था और अब जब कोई आसपास नहीं था तो उसने फायदा उठाने की कोशिश की। लेकिन फारिस को शक हुआ और वह फौरन अंदर घुस आया। उसने टोनी पर हमला कर दिया और उसी समय टर्ना हवा में फिर से उठी, जिससे पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। जब फारिस ने मोमबत्ती जलाई तो टर्ना गायब थी और टोनी अब मीता की तरह सफेद आंखों के साथ दीवार पर सिर पटक रहा था। फारिस ने उसे पकड़कर जोर से दीवार पर धक्का दिया, जिससे टोनी की वहीं मौत हो गई। तभी कमरे से टर्ना की आवाज आई। फारिस दौड़कर अंदर गया और देखा कि दुष्ट आत्मा टर्ना के ऊपर बैठी थी। यह देखकर फारिस पूरी तरह से टूट गया और बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक थिएटर में बंधा हुआ पाया। उसके चारों ओर वे लोग बैठे थे जो आत्मा के हाथों मारे गए थे और टर्ना मंच पर खड़ी होकर वही स्क्रिप्ट परफॉर्म कर रही थी जो उसने खुद लिखी थी। उस पर काबू पाई आत्मा सबके सामने कह रही थी कि फारिस और बाकी लोग भी उसी की तरह थे। उसे बस एक चीज समझ में आई थी कि इंसान ही असली राक्षस होते हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन अब से चैनल पर रेगुलर वीडियो आएंगे और आप सबसे एक छोटी सी विनती है। मेरे चैनल के 90% दर्शक अनसब्सक्राइब्ड हैं, तो कृपया थोड़ा सपोर्ट करें। जाते जाते जो भी करना होता है, लाइक, कमेंट
ये सब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मन और शरीर से स्वस्थ रहें और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखें।